गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए चाहे आपका बैंकिंग के लिए अवेयरनेस के टॉपिक हो, उनको हम करंट अफेयर में भी जो है कोशिश करेंगे पूरा करने की, और साथ साथ में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ जो एसएससी वाले हमारे फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी इकोनॉमिक्स की क्लासेस ये बहुत यूजफुल होने वाली हैं जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके लेक्चर रहेंगे 12 to 15, जिन लेक्चर में हम आपका पूरा कंप्लीट जितना भी बेसिक है इकोनॉमिक्स का वो सब कंप्लीट करके आपका इसके बाद जो करंट अफेयर चलेगा वहाँ पे आपको इसकी पूरी हेल्प मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर लगाते हैं उनको पता चलेगा कि जब हमने इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ा तो 80% करंट अफेयर के टॉपिक्स इस बेसिक से कंप्लीट होंगे, और करंट अफेयर के 80% और करंट अफेयर से रिलेटेड बैंकिंग के अवेयरनेस के इंक्लूडिंग एसएससी 80% यहाँ से। मतलब आप जिस भी डायरेक्शन में चलेंगे आपको पूरी चीजें समझ में खुद पे खुद आ जाएंगी। तो अभी आपका काम है सिर्फ जितना आपको पढ़ाऊं उस पर फोकस करना और धीरे धीरे अपनी स्टडी को रिवीजन के साथ आगे कैरी करना। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये 3 शब्दों का खेल है और 3 शब्द हैं PDC। P मीन्स प्रोडक्शन, D से है डिस्ट्रीब्यूशन और C है हमारा कंजम्पशन। तो देखिए जो इकोनॉमिक्स है 3 वर्ड्स में उसका पूरा सार होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में। तो देखिए हमारी जो इकोनॉमिक्स है हमें उसमें प्रोड्यूस क्या करना है, दूसरी बात आती है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट लोगों के बीच में कैसे करें, और जो हमारा फाइनल स्टेज पे एट द एंड कंज्यूमर है उसको हमने देखना है, टारगेट हमारा कंज्यूमर ही है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में चाहे प्रोडक्शन वाली स्टेज है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन वाली, चाहे कंजम्पशन वाली, हर स्टेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। हर स्टेज में मान लो प्रोडक्शन किया हमने यहाँ पे व्हीट का, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन किया गेहूं का, खाने वाले यहाँ बोल रहे हैं हम खाएंगे चावल, राइस। तो देखो परेशानी हुई ना, प्रोडक्शन हुई है गेहूं की, खाने वालों को चाहिए चावल, परेशानी है। फिर भी मान लो किसी तरीके से जिनके चावल खाने हमने यहाँ प्रोडक्शन भी चावल की ही की, जबकि हमारे इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो सारी की सारी आपको पता है मॉनसून पे डिपेंड है, इरिगेशन हमें करना पड़ता है, सिंचाई व्यवस्था। तो पहले तो प्रोडक्शन मुश्किल है, मॉनसून के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा मॉनसून है अच्छी प्रोडक्शन, मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो प्रोडक्शन अपने आप डाउन चला जाएगा। फिर भी मान लो भगवान की कृपा से अच्छा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन अच्छा हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की आती है। हमारे देश में बड़े बड़े गोदाम हैं, उन गोदामों में हमने पूरा का पूरा जितना भी हमारी प्रोडक्शन होती है उसको हमने स्टोर करके, जिसको कहते हैं बफर स्टॉक, आगे चल के आपको बताएंगे। आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें, आगे फिर चलेंगे इस पे बफर स्टॉक पे। तो बहुत सारी चीजें हम जो है उस स्टॉक में रख लेते हैं अपने पास, तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका करना है। तो बड़े बड़े गोदाम रहते हैं, उन गोदामों में या तो चूहे हैं उन्होंने उस मटेरियल को खा लिया जो भी हमने जो था वहां पे गोदाम में रखा हुआ था स्टॉक में, या फिर खुले में रखा है। गोदामों की समस्या है, गोदाम उतने बड़े नहीं है, बारिश तूफान हवा आया, तरपालों से उसको ढका था, वहां दिक्कत परेशानी आई, वो भी उड़ के दूर चला गया, और बाहर मौसम में रखी हुई चीज, स्टोरेज की हुई चीज खत्म हो गई, समाप्त हो गई। यानी प्रोडक्शन में दिक्कत है। फिर भी मान लिया प्रोडक्शन अच्छा हुआ। सेकेंड स्टेज इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करना है, फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आई, कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो गया। तीसरी स्टेज कंजम्पशन की, हमने प्रोड्यूस किया गेहूं, खाने वाले कहते हैं हम खाएंगे चावल, प्रोड्यूस किया चावल, वो कहते हैं हम खाएंगे गेहूं। मेरे कहने का मतलब इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन हर स्टेज पे समस्या है, और इसी वजह से इकोनॉमिक्स को कहते हैं साइंस ऑफ स्कैरसिटी। साइंस का दूसरा नाम, इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम साइंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी कोई ना कोई कमी किसी ना किसी स्टेज पे रहेगी। क्लियर है बात?
तो आज हम इसी से रिलेटेड सब कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स के कौन से सेक्टर हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सारी चीजें आज हम इसको कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या है देश की, आज टॉपिक एक एक करके उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एज आई टोल्ड यू इट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, तीन चीजें। हर स्टेज पे प्रॉब्लम, इसलिए नाम है साइंस ऑफ स्कार्सिटी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, पता है आपको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। कौन है इकोनॉमिक्स के फादर? एडम स्मिथ। इनकी एक किताब थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो 1776 में लिखी एडम स्मिथ ने, जिनको कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात जी? आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले एक आएगा हमारा सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है जी, सप्लाई एंड डिमांड। और इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड कभी बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सप्लाई भी 100 चीज़ों की है, डिमांड करने वाले भी 100 हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिमांड करने वाला ज़्यादा, सप्लाई है कम, या डिमांड है कम, सप्लाई है ज़्यादा, ये बैलेंस कभी नहीं होता है सप्लाई डिमांड का कर्व। दूसरी बात स्कैरसिटी, एज आई टोल्ड यू, किसी ना किसी स्टेज पे कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट जो हमारे पास अल्टरनेटिव है उसी का ही नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हो, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है कि आप स्टूडेंट से लेके टीचर बन जाओ, आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है। यहां मान लो मेरे को 50,000 सैलरी मिलती है, तो कहीं मेरे को 60,000 या 1,00,000 रुपए मिलेंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। यानी मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है मेरे लिए, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका मतलब है समय के साथ मनी की वैल्यू कम होती है। पिताजी के टाइम पे, दादाजी के टाइम पे 1 किलो घी 1 रुपए का, पिताजी के टाइम पे 1 किलो घी 50 रुपए का। जब हम 10th प्लस 2 में थे वही 1 किलो घी 120 रुपए का। आज की डेट में 1 किलो घी मिलता है 800-900 रुपए का। ये देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ मनी की वैल्यू कम और ज्यादा होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब है कि आपकी खरीदने की क्षमता कितनी है, आपकी जेब में पैसा कितना है, आपकी जेब में पैसा कितना है उसको आप आगे कितना यूटिलाइज करते हो, कहाँ उसको खर्चा करते हो, कहाँ आप परचेज करने के लिए जा रहे हो, कहीं शॉपिंग मॉल पे घूमने फिरने के लिए, गोवा, कुल्लू, मनाली, कहीं भी आपका मन है, दैट्स योर परचेजिंग पावर, आपकी क्षमता कितनी है। दिस इज द बेसिक। ठीक है, सप्लाई डिमांड, स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेजिंग पावर। ये देखिए सप्लाई डिमांड कभी भी बैलेंस नहीं आता। स्कार्सिटी, एप्पल हैं 2, खाने वाले आपके सामने 4 लोग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। और ये है हमारी परचेजिंग पावर। देखिए मैडम जी शॉपिंग कर रहे हैं और इनका जो साथ में पर्सन है वो देखो एटीएम लेके चल रहे हैं कि लो जी करिए कितना परचेज करना है। दैट्स दी परचेजिंग पावर। आगे चलें दोस्तों। इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करें, क्यों? क्योंकि खाने वाले कह रहे हैं प्रोड्यूस कर दिया गेहूं, व्हीट, तो किसको प्रोड्यूस करें, फॉर हुम? क्योंकि खाने वाले कह रहे हैं हमें तो चावल चाहिए जी। आजकल तो मैगी शैगी का जमाना है, ठीक है, मोमो का, चाउमीन का, तो गेहूं प्रोड्यूस हुआ, खाएंगे चावल। हाउ टू प्रोड्यूस, यहां भी तो दिक्कत है, वही बात आ गई पीडीसी, प्रोडक्शन कैसे करें, मॉनसून पे डिपेंड है, इरिगेशन चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, उसको भी हमें कंप्लीट करना है। यानी किसी ना किसी स्टेज पे आपको दिक्कत परेशानी रहेगी। तो दैट्स दी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और यहां पे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं,
इसलिए नाम साइंस ऑफ स्कैरसिटी पड़ गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं लैंड को फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का पहला फैक्टर कौन? लैंड। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल यानी पैसा। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप। पेपर में सीधा क्वेश्चन बनता है थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो सीधा आंसर कैपिटल, सेकंड लेबर, फोर्थ एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट लैंड। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मतलब यह है आपने किसी ने कुछ भी अपना नया काम करना है, कुछ भी नया काम, मान लो आपने कोई इंस्टीट्यूट ही खोलना है कुछ भी, तो पहले तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। लैंड नहीं तो आपको रूम रेंट पे चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए। फिर आपके पास लेबर होनी चाहिए, यानी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, सफाई व्यवस्था के लिए स्टाफ होना चाहिए, दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन का। तीसरा कैपिटल, पैसा भी तो चाहिए। आपके घर में बहुत सारी लैंड है, आपके घर में बहुत सारे आपके कजन्स भाई बहन एमए एमएससी पीएचडी बीटेक सब किया हुआ है, आपके पास लैंड भी है लेबर, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो कैसे काम करेगा? तो पैसा भी चाहिए, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट वन द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबसे जरूरी है। मान लो लैंड भी बहुत है, रूम रेंट पे मिल गया, साथ में लेबर भी है, घर में बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, वो पढ़ा देंगे, टीचिंग कर देंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट खोलना है। तीसरा है कैपिटल, पैसा भी बहुत है, बुजुर्गों का पड़ा हुआ है अपने पास, कंप्लीट हो जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन इन तीन चीजों के होते हुए जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आपके अंदर बिजनेसमैन वाली क्वालिटी होनी चाहिए। आप जो हैं रिस्क टेकिंग नहीं है। पैसा तो घर में बहुत पड़ा है पर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस में। तो अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास लैंड लेबर कैपिटल होता रहे। तो पेपर का क्वेश्चन है, लास्ट है फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी बिजनेसमैन वुमेन। और उनको क्या होना पड़ता है? रिस्क टेकिंग। पैसा पड़ा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, मार्केट में लगाओ, लगाने के बाद ही तो कमाएंगे ना। अगर मार्केट में लगाया नहीं तो फिर रह गया वैसे ही। तो रिस्क टेकिंग पर्सन इज बिजनेसमैन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको याद होने चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड रिस्क टेकिंग इज ऑलवेज एंटरप्रेन्योर। चलो आगे। इकोनॉमिक्स के कितने टाइप रहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के लिए। ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी का मतलब है जो दादाजी के टाइम पे हुआ, आगे पिताजी के टाइम पे आया, और वही चीज आगे हमारे टाइम पे चल रही है। कैरी फॉरवर्ड वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज ट्रेडिशनल, पारंपरिक, चलता रहे, ऐसे ही चलेंगे। कमांड इकोनॉमी, याद रखना, कमांड इकोनॉमी उसको कहते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सके, जो कंट्रोल में रहती है। और कंट्रोल हमेशा कौन करता है? कंट्रोल करती है हमारी सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करे वो है कमांड इकोनॉमी। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, दैट इज कमांड इकोनॉमी। डन। तीसरी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी होती है बिल्कुल खुली, प्राइवेट, बिल्कुल ओपन, जिसको छोड़ दिया। कंट्रोल इकोनॉमी में सरकार जो है वो कंट्रोल करती है। ये पेन है मार्कर, कितने का है? 50 रुपए का। कितने का है? 150 रुपए का। सरकार ने रेट कंट्रोल किए, नहीं तो 1000 2000 10,000 का बिकेगा। मार्केट में ये जो कमांड इकोनॉमी उसको कंट्रोल करती है सरकार, हर चीज अपने कंट्रोल में रखती है, कंट्रोल से बाहर कुछ नहीं। एक और इकोनॉमी का टाइप है, दैट्स मार्केट इकोनॉमी, जो प्राइवेट प्लेयर के लिए, जो बिल्कुल ओपन है, जिसका जो मन वो वही करे। ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इन द सेंस प्राइवेट इकोनॉमी, यानी कि जहां प्राइवेट प्लेयर टाटा बिरला अंबानी अदानी वो प्ले करने के लिए आएंगे। जैसे मार्केट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल, एक तरफ है बीएसएनएल गवर्नमेंट का, दूसरी तरफ है जियो, एयरटेल, साथ में आइडिया, वोडाफोन, तो वो सारे प्राइवेट प्लेयर भी खेलने के लिए आते हैं। दैट्स मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल खुला छोड़ दिए।
आप देख लो इंटरनेट के रेट कितने करने हैं, पहले फ्री में दिया, फिर 300 रुपए का रिचार्ज हुआ, अब 700 रुपए का रिचार्ज हो चुका है। मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल खुली। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। हम इनको नंबर दें 1 2 3 4। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 + 3। 2 + 3 का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि जिसमें प्राइवेट प्लेयर टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी इंक्लूडिंग आवर गवर्नमेंट, जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो उस वाली इकोनॉमी का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। और जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से, तब से लेके आज तक हमारे देश की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। सरकार भी साथ में चलेगी, अगर सरकारी हॉस्पिटल हैं तो साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, अगर सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं तो प्राइवेट भी हैं, सरकार की अगर अपनी यूनिवर्सिटियां हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है जो हर किसी को सेट करता है? दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जिसमें सब कुछ खुला छोड़ दिया, इतना खुला कि टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी कहां के कहां पहुंच गए। एक रहता है कमांड, सरकार ने इतना कंट्रोल किया कि इकोनॉमी का ग्रो होना ही मुश्किल हो गया। तो हर इसकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन दी बेस्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। और पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं इंडिया कैसी इकोनॉमी है, तो आजादी से लेके आज तक आवर कंट्री इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। बात क्लियर हुई? अब देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये आपके सामने रहा। देखिए एक मैंने आपको बताई थी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या बताया आपको कि ये जो इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट प्लेयर आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने की बिल्कुल फ्रीडम है, सप्लाई डिमांड का यहाँ पे रेशियो रहता है। कमांड इकोनॉमी मैंने आपको बताया जिसको सरकार कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, हर चीज को कंट्रोल करेंगे, प्राइस को, दैट इज कमांड इकोनॉमी। जब एक तरफ प्राइवेट दूसरी तरफ कमांड, दोनों का मिक्सचर कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। दोनों का मिक्सचर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। और जब से देश आजाद आज तक हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर है बातें? आगे चलते हैं जी। इकोनॉमी की दो तरह की ब्रांचेस, एक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लघु, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़े लेवल पे एक, उसका नाम है मैक्रो। तो आपको समझ आ गया होगा, माइक्रो में स्टडी करेंगे छोटी चीज की, मैक्रो में स्टडी करेंगे बड़ी चीज की। माइक्रो में छोटी यानी इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक पर्सन की स्टडी, मैक्रो में पूरे इकोनॉमी की स्टडी, पूरे ग्रुप की स्टडी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और पेपर में माइक्रो मैक्रो की डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं इसके एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आप सब यहां पढ़ने के लिए आए हो, अभी आप क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 में से एक की नौकरी लग गई, बेरोजगारी खत्म? नहीं, बेरोजगारी तब खत्म होगी जब 100 के 100% को रोजगार मिलेगा। तो अगर हम देखते एक का तो आता माइक्रो में, पर हमने इंप्लॉयमेंट देखनी है सबकी, एक या दो या चार या 10 की नहीं देखनी है। तो जब सबकी देखनी है यानी मैक्रो। तो पेपर का सीधा क्वेश्चन बनता है इंप्लॉयमेंट कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। ग्रोथ एंड लेबर ये भी हमारा मैक्रो में आता है। और ये जो हमारा माइक्रो है उसमें प्राइसेस, इंडिविजुअल जो स्टडी रहेगी वो सारी माइक्रो में आएगी। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो जी, तो दोस्तों हम देख रहे थे अब इकोनॉमी के सेक्टर। हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के 4 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर। थोड़ी और बड़ी प्रिपरेशन करोगे तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, क्वीनरी सेक्टर। ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 और 5 का आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना है टॉप के 3 से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिपीट पे आते हैं। और प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जिसको डेफिनेशन क्लियर होगी, उसको एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद बे खुद कर लेगा सारी बातें। प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड होता है, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। सीधी बात, जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड हो उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं?
नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जैसे हमारा हो गया वाटर, लैंड, हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारा का सारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो जो भी चीज आपको लगे कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है, कौन से सेक्टर में आएगी? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर उसको कहते हैं वो जो हमारा डायरेक्टली और डिपेंड कर जाएगा प्राइमरी सेक्टर पे। जो डायरेक्टली डिपेंड करे प्राइमरी पे दैट इज सेकेंडरी, और प्राइमरी वो जो डायरेक्टली डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, क्या कहते हैं, फिशिंग हो गया, वूल वगैरह हो गया, नेचुरल चीजें। और सेकेंडरी कौन? जो प्राइमरी पे डिपेंड करे। और प्राइमरी पे डिपेंड करने का मतलब जैसे आपके पास है आलू और आपने गए बाजार और आपने क्या खरीद के लाए? चिप्स। तो चिप्स जो है वो बने कंपनी में, फैक्ट्री में, यानी क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग। तो याद रखना सेकेंडरी सेक्टर का एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का जिसमें सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। चिप्स कहां से बने? आलू से। तो आलू क्या है? प्राइमरी, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। ठीक है, तो जो प्राइमरी नेचुरल, सेकेंडरी जो प्राइमरी पे डिपेंड है। चिप्स बने आलू से, आलू है प्राइमरी, तो चिप्स किस में आएगा? सेकेंडरी में। क्लियर होगी इतनी बात? टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का एक और नाम है सर्विस सेक्टर। ध्यान से, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सारी की सारी सर्विसेज आती हैं टर्शरी सेक्टर में। जैसे कि सर्विस, मैं आपको अभी टीचिंग कर रहा हूं, इट इज ए सर्विस, आपको सर्विस मिल रही है, सर्विस सेक्टर में आएगी। टेलीकम्युनिकेशन, हमारा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी जो आपको मिल रही हैं वो आती हैं टर्शरी सेक्टर में। क्वाटरनरी और क्यूनरी ये थोड़ा बड़ा है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप 3 पे फोकस कीजिए। प्राइमरी डिपेंड है नेचुरल रिसोर्सेज पे, सेकेंडरी दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड है प्राइमरी पे, टर्शरी दूसरा नाम सर्विस सेक्टर जिसका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसमें आती है टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, हमारी ट्रांसपोर्ट, टीचिंग एंड ऑल। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको कहते हैं रेड कॉलर वर्कर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले जैसे लेबर क्लास है, एनएच पे काम चला होता है, रोड वगैरह पे, तो आपने देखा वहां की जो लेबर है उनका हेलमेट कैसा रहता है, ड्रेस कैसे रहती है? ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, ताकि दूर से दिख जाए कि कोई काम पे लगा है। तो रेड कॉलर वर्कर हु वर्क इन प्राइमरी सेक्टर, सीधा क्वेश्चन एग्जाम का। सेकेंडरी सेक्टर, यहां पे काम करने वालों को कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। अगर आपके कोई भाई बहन, पेरेंट्स, आपका कोई रिश्तेदार किसी कंपनी में नौकरी करता है तो वहां पे वो ड्रेस जो होती है उनकी ब्लू कलर की रहती है। सर्विस सेक्टर, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जितने भी आपको सर्विस रहती हैं वो कुर्सी पे जाओ, वहां पे जाके बैठो और घर आ जाओ, आपके कपड़े खराब नहीं होंगे, व्हाइट कॉलर वर्कर। तो प्राइमरी वाले रेड कॉलर, सेकेंडरी वाले ब्लू कॉलर वर्कर, टर्शरी वाले व्हाइट कॉलर वर्कर, यानी सर्विस सेक्टर वाले। ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल में इसको। प्राइमरी सेक्टर एज आई टोल्ड यू डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग, मिनरल। इसमें काम करने वाले वर्कर रेड कॉलर वर्कर। ये देखिए, ये रहे सारे एग्जांपल, नॉन वेज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्रॉप्स, फिशरी एंड वूल, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में थे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं मैं बातें आपको। ठीक है, और अपने पास ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया हो गया, साथ में लिखते भी रहो, नोट्स अपने बनाइए। आपका जो नोट्स है दैट इज अ लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, टेलीग्राम पे जाओगे, भूल जाओगे। अपने हाथों से लिखा हुआ कभी भूलेगा नहीं, गारंटी है। लिख के देख लो एक पेज, कभी भूलेगा नहीं, तो लिखना साथ में है आपको। सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल आलू वैल्यूएबल बन गया चिप्स। 20 रुपए का पैकेट आता है चिप्स का, कितने आलू का बनता है? 1 आलू का, हो गया ना वैल्यूएबल मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, काम करने वाले लोग ब्लू कॉलर वर्कर। क्लियर है बातें? टर्शरी सेक्टर पे चलते हैं। इसमें आती है हमारी प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, सारी की सारी सर्विसेज, व्हाइट कॉलर वर्कर, यानी कि जितनी भी सर्विस हैं, टीचिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, सारा टर्शरी सेक्टर में आता है। क्लियर है इतनी बात?
आगे चलें। फिर दोस्तों एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता है, एक होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रोथ, दूसरी साइड डेवलपमेंट। आप मुझे बताओ, आपकी ग्रोथ हुई है कि डेवलपमेंट हुई है? सोच के बताइए, ग्रोथ या डेवलपमेंट? ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा, अब ग्रोथ होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी, पहले इतने से थे जब पैदा हुए, आज 6 फुट के हो गए हो, चौड़ाई भी बढ़ गई है, हाइट भी बढ़ गई है, सेहत भी बढ़ गई है, हर चीज बढ़ रही है, क्वांटिटी। डेवलपमेंट इज क्वालिटी। दिमाग भी बढ़ा कि नहीं? आज भी वही छोटी सोच के साथ जी रहे हो? तो डेवलपमेंट इज ओवरऑल। डेवलपमेंट इज आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, डेवलपमेंट इज आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े, डेवलपमेंट मीन्स हर चीज में इंप्रूवमेंट आ रही है, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट इज डेवलपमेंट। एक प्लांट है, छोटा पौधा, पौधा जो है धीरे धीरे ग्रो करता है। पेड़ की डेवलपमेंट नहीं होती है, पेड़ की होती है ग्रोथ। डेवलपमेंट है हमारी और आपकी, ठीक है, कि आप डेवलप भी हुए कि सिर्फ ग्रोथ की, हाइट में और चौड़ाई में बढ़े हो कि कुछ और भी किया है। तो पेपर में अगर पूछें, एज इट इज नहीं पूछते, इंटरव्यू में जाते हो वहां पूछ लेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ इज रियल जीडीपी, इट इज क्वांटिटी। 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है, क्वांटिटी की बात करनी है तो ग्रोथ है। और अगर क्वांटिटी ना देख के क्वालिटी देखनी है तो क्वालिटी की बात करनी है, दैट इज डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, एक होता है नेशनल इनकम और दूसरा रहता है नेशनल वेल्थ। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लेना। अभी नेशनल इनकम होती है प्रेजेंट इनकम। आज की डेट में तुम्हारी इनकम क्या है? मंथली सैलरी, एक साल का पैकेज कितना है, अगर उसकी बात करते हैं, दैट्स नेशनल इनकम। दूसरी तरफ नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ है संपत्ति। देश जब से आजाद हुआ आज तक हमारे पास कितना है, आज तक, दैट्स वेल्थ। कितना स्टोर किया, घर, परिवार, इंफ्रास्ट्रक्चर, पंखे, कूलर, एसी, बेंचेस, क्लासरूम में बैठे हो, हर चीज जो हमने जोड़ी है, दैट इज वेल्थ टोटल। और इनकम क्या है? जो प्रेजेंट इनकम है, प्रेजेंट इनकम इज नेशनल इनकम, ओवरऑल इज नेशनल वेल्थ। ठीक है, तो देखो नेशनल इनकम ये है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री। लेकिन बात सिर्फ एक महीने की या फिर एक साल की, एक साल की या एक महीने की बात करनी है, दैट इज नेशनल इनकम। पूरी बात करनी है जब से ग्रो करना शुरू किया आज तक, दैट इज वेल्थ। क्लियर? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से। ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है जीडीपी, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले तो फुल फॉर्म क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात और, जीडीपी से निकलती है एनडीपी और जीएनपी से निकलती है एनएनपी, इतना याद रखिए। जीडीपी से एनडीपी, जीएनपी से एनएनपी। आगे जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखना, मैथमेटिक्स में जो मतलब है टोटल का, मैथमेटिक्स का टोटल समझते हो ना, तो मैथ का जो टोटल है इकोनॉमी में उस टोटल को क्या कहते हैं? ग्रॉस। मैथ का टोटल इकोनॉमी का ग्रॉस बराबर है। ठीक है बात? मैथ का टोटल इकोनॉमी का ग्रॉस बराबर, सेम चीजें। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है देखना, यह भी याद रखिएगा। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके, प्रोडक्ट मेथड,
इनका मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए जीडीपी क्या होती है, ये हमारा प्यारा भारत, तो ये हमारा देश है। इस देश में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सारी स्टेटें हैं। अगर किसी एक स्टेट की बात करनी है, एक स्टेट की, तो वो स्टेट है डोमेस्टिक, बाकी पूरा हो गया बाहर का। पर अगर अपने इंडिया की बात करनी है, ये देखो वर्ल्ड का मैप, ये इंडिया, ठीक है जी, ये वर्ल्ड का मैप, पूरे वर्ल्ड का मैप, ये रहा हमारा इंडिया, ये इंडिया पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करना है तो हमारा इंडिया है डोमेस्टिक। और अगर इंडिया की किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करनी है तो हमारा इंडिया बाहर हो गया और वो पर्टिकुलर स्टेट डोमेस्टिक होगी। हर स्टेट की जीडीपी होती है, हर स्टेट की जीडीपी का मतलब जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब हर स्टेट की जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबको प्लस कर देते हैं तो आती है देश की जीडीपी। सारी स्टेटों की ऐड करो तो निकलेगी देश की जीडीपी। और जीडीपी क्या है? ग्रॉस का मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और याद रखना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक तरीका है जीडीपी। जीडीपी निकलती है जब हम गुड्स और सर्विसेज, उनका कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन यानी एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, उसको कहते हैं जीडीपी। स्टेट का देखना है तो स्टेट की बात कर लो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जो भी आपका मन है, वहां का सब कुछ ऐड कर दो तो निकलेगी वहां की जीडीपी। लेकिन याद रखना, इंडिया की जब जीडीपी निकालनी है तो ये बात देखनी है हमको बाउंड्री के अंदर। याद रखना इस बात को, जब भी जीडीपी निकालो तो बात करनी है बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के अंदर, चाहे वो इंडिया के लोग हैं चाहे बाहर के लोग हैं, पर देश के अंदर हैं, दैट्स जीडीपी। और जीडीपी में किसका प्रोडक्शन? चाहे कोई गुड प्रोड्यूस की, चाहे सर्विस की। सर्विस यानी मैं आपको टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन। गुड यानी जो भी कुरकुरे, चिप्स वगैरह बने, बेंच बने, गाड़ियां बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी सब कुछ हुआ। ये आपके सामने पेन है, ठीक है, इसमें रिफिल अलग है, पेन का पिछला हिस्सा अलग है, इसकी कैप अलग है, सब अलग है। जब आप इसको लेने जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका पुराने पेन का ढक्कन खराब हो गया आप जाओ कि अब ढक्कन दे दो, या पुराने पेन की पीछे की जो इसकी आपकी निब है या फिर बैग का कवर है वो खराब हो गया आप जाओ कि बैग का कवर दे दो। वैसे नहीं होगा। यानी जब भी हमें जीडीपी देखनी है हमेशा प्रोडक्शन देखना है, कौन से वाला? फाइनल प्रोडक्शन। याद रखना बात, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन देखना है, कौन सा? फाइनल। फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज जीडीपी। और कहां? बाउंड्री के अंदर, बाहर नहीं जाना। तो देखिए, फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाउंड्री के अंदर 1 फाइनेंशियल ईयर, बताया ना आपको, 1 महीना या मैक्सिमम 1 साल का लेते हैं जीडीपी में, वो है जीडीपी। और जीडीपी जो है इसको कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे भी, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ 1 साल में, और वो कौन सा प्रोडक्शन? फाइनल प्रोडक्शन, ठीक है जी। फाइनल प्रोडक्शन देखना है और कोई नहीं, उसी का ही नाम है जीडीपी। चलें आगे। जीडीपी के बाद अगला आता है जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी में देखो दोस्तों, हमने ऐड किया था देश की बाउंड्री के अंदर जो भी था, गुड्स एंड सर्विसेज देश की बाउंड्री के अंदर, दैट इज जीडीपी। जीएनपी होता है, मान लो हमने अपने देश का ही देखना है, यहां का जीएनपी, तो बाहर की कंट्रियों में जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, जो भी अमेरिका, रशिया, जापान, कहीं भी रहते हैं, उन सबका भी ऐड करना है। जब उन सबका ऐड करेंगे देश की जीडीपी में तो निकलता है जीएनपी। देखो, जीडीपी देश के अंदर, जीएनपी बाहर से जो देश में ऐड किया। बाहर से ऐड किसका करना है? हमारे भाई बंधु रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, उन्होंने पैसा इंडिया भेजा, उसको ऐड करेंगे।
वहां से निकलता है जीएनपी। तो बट इज जीएनपी प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ये मैटर नहीं करता कि इंडिया के अंदर है, मैटर करता है कहां मर्जी है, बस देश का नागरिक हो, दैट इज जीएनपी। जीडीपी देश के अंदर बाउंड्री के अंदर, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन जीएनपी बाउंड्री के अंदर तो करना ही है। भाई बंधु बाहर रहते हैं उनका भी ऐड करो। और मैंने आपको पहले बताया कि जीडीपी उससे निकलता है एनडीपी, जीएनपी से निकलता है एनएनपी। यानी जीडीपी जो हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, वो हो गया जीडीपी। अब जीडीपी तो हो गया, टोटल तो हो गया, पर ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज का नुकसान ना हो। तो गाड़ी बनी, एक्सीडेंट हो गया तो हमारी पूरी की पूरी गाड़ी जो थी वो खराब होगी। या पेन लिया, इसकी भी एक लाइफ टाइम है, इसकी भी एक वैल्यू है, इसका भी एक टेन्योर है, तब तक ये चलेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी इसका टाइम है, ठीक है, लाइफ स्पैन है, तब तक ये चलेगा। यानी कुछ टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। मोबाइल फोन आप लेते हो, कितना चलता है एंड्रॉयड फोन, 4, 5, 6 साल, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है, नया लेना पड़ता है। कहने का मतलब कि जो हम जीडीपी में से, आप यहाँ बेंचों पे बैठे हो क्लासेज में, थोड़े दिन के बाद ये बेंच पूरी लाइफ को थोड़ा ना है, घर में आपने चेयर ली है, पूरी लाइफ थोड़ा ना है, खराब हो जाएगी थोड़े दिनों के बाद, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाओ तो निकलता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाओ तो निकलता है एनएनपी। क्लियर है बात? देखिए आपके सामने, जीडीपी, जीएनपी बाहर से भी ऐड कर दो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, जो नुकसान हुआ समय के साथ, पेन टूट गया, पंखा टूट गया, एसी खराब हो गया, गाड़ी थी वो खराब होगी, हमें डिस्पोज करने पड़ी, बैग लिया था वो हो गया, कुछ भी। और एनएनपी होता है जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो, वो है नेट। ग्रॉस का मतलब टोटल, नेट का मतलब उसमें से माइनस कर दो। ठीक है जी। फिर आ गया, जीडीपी को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, याद रखिएगा। एक तरफ नॉमिनल जीडीपी और दूसरी तरफ रियल जीडीपी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। रियल होती है वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक, और नॉमिनल का मतलब नाम मात्र। रियल जीडीपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों बेस ईयर पे, और हमारे देश का बेस ईयर है 2011। पेपर का क्वेश्चन है हमारे देश का बेस ईयर, आंसर 2011। फिर बेस ईयर हो गया 2015। बेस ईयर अब बात हो रही है करने की 2021-22। कोविड बीच में आ गया तो ना ये हुआ था ना ये हुआ था। आज भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडिया, आंसर रहेगा 2011। क्लियर है बात? और बेस ईयर 2011, बेस ईयर पे जो जीडीपी कैलकुलेट की दैट इज रियल जीडीपी। जो बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं उसको रियल जीडीपी कहते हैं, और इट इज ऑलवेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इसको हमेशा इन्फ्लेशन में एडजस्ट करते हैं। तो जब इन्फ्लेशन होती है महंगाई, अलग से एक चैप्टर आएगा 1 घंटे का, वहां इन्फ्लेशन देखेंगे महंगाई क्या होती है। अभी सिर्फ इतना, रियल जीडीपी बेस ईयर इज 2011, इन्फ्लेशन को इसमें काउंट करते हैं। दूसरी तरफ नॉमिनल, जो देखते हैं करंट प्राइसेस, जो आज की डेट में टमाटर कभी 40 रुपए किलो, कभी 70 रुपए किलो, कभी 100, अभी थोड़े दिन पहले 250 रुपए किलो भी थे टमाटर, दैट इज करंट प्राइसेस। और इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, जहां करते हैं उसका नाम रियल जीडीपी। क्लियर है ये वाली बात भी? फिर एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, बस इतना से याद रखो। जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज जीडीपी डिफ्लेटर। आज की डेट में हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हमने पीछे छोड़ा थोड़े दिन पहले किसको? यूके को। वी आर ऑन 5th नंबर, जीडीपी हमारे देश की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब टॉप की 4 कौन है वो आप मुझे बताएंगे। टॉप की 4 इकोनॉमी कौन कौन सी हैं? 5th इकोनॉमी कौन है पूरे वर्ल्ड की? वो इंडिया है। यहां पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने देखा नेशनल इनकम क्या होती है,
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके कौन से हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। साथ में देखा जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है वो देखा, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस उसमें देखा माइक्रो एंड मैक्रो, एम्प्लॉयमेंट जो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। साथ में देखा इकोनॉमी के सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, रेड कॉलर वर्कर प्राइमरी में काम करने वाले, ब्लू कॉलर सेकेंडरी में काम करने वाले, और तीसरे रहते हैं व्हाइट कॉलर टर्शरी में काम करने वाले। टर्शरी का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर। फिर हमने देखा इकोनॉमी क्या है, पीडीसी, दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो आज की लेक्चर में हमने देखा इकोनॉमिक्स का थोड़ा थोड़ा जितना भी बेसिक था वो टोटल कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन को अब रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग आ चुका है, प्लानिंग कमीशन नहीं है। किसी भी पेपर में बैठिएगा प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आज भी आते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अगले लेक्चर में फिर से पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।